हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, क्या आप लोग मेरे को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? फटाफट कमेंट पे बताओ, क्या आप मेरे को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? क्या करने वाले हैं सर? आज अपन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन वाले चैप्टर का पूरा कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन करने वाले हैं 45 से 50 मिनट्स में। सर ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम में 4 मार्क्स तक आने की ताकत रखता है और इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। सर आप लोगों को अगर पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ करके जो समरी नोट्स का रिवीजन होता है वो अगर चाहिए तो मेरा इसके पहले वाले बैच का रिवीजन वीडियो देख सकते हो। देयर आर जीरो अमेंडमेंट्स, बट सर इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक दूसरी तरीके से रिवीजन करवाने वाला हूं, एक दूसरे तरीके से रिवीजन करवाने वाला हूं। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो दोस्तों। सर ये जो रिवीजन है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 230 से और हम लोग जाने वाले हैं 240। सर 230 से लेकर के 240 तक। 230 क्या है सर? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शुरू होता है यहां से और 240 तक हमारे सारे प्रोविजन चलते हैं। सर सबसे पहले 230 की बात करते हैं। 230 में अगर आप एक स्कीम बना रहे हो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का, कौन स्कीम बना रहे हैं सर? कंपनी अपने क्रेडिटर्स के साथ या कंपनी अपने मेंबर्स के साथ अगर एक स्कीम बन रहा है तो लॉ कहता है ये स्कीम को अप्रूव करवाने के लिए ना सबसे पहले ये स्कीम का डिटेल तुमको फाइल करना पड़ेगा ट्राइब्यूनल के पास। क्या फाइल करना पड़ेगा? ये स्कीम का डिटेल फाइल करना पड़ेगा। और सर ये स्कीम का डिटेल्स फाइल करोगे ना, उसके बाद ट्राइब्यूनल ऑर्डर करके, ट्राइब्यूनल जो है वो ऑर्डर करके आप लोगों को क्या बोलेगा कि मीटिंग बुलाने। ट्राइब्यूनल ऑर्डर करेगा और कंपनी को बोलेगा, कंपनी क्रेडिटर्स का या कंपनी मेंबर्स का मीटिंग जो है टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड। CHC मतलब क्या? टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड। ये सर क्या हो गया? ये आपका स्कीम हो गया। सर स्कीम जो आप लेके ट्राइब्यूनल के पास गए हो, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का स्कीम है, सर ये जब स्कीम आप लेके जाओगे ना तो स्कीम में आपको बहुत सारी डिटेल्स बताने पड़ेंगे। जैसे कि क्या? सबसे पहले आपको मटेरियल फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के ऑडिटर्स का रिपोर्ट क्या है, और उसके अलावा आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्या, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये फैक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे। दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा सर? दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरी चीज आपको ये करना पड़ेगा कि मटेरियल फैक्ट्स तो आपने बताया है, बताया, साथ में ये बताओ कोई रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के बारे में भी बता दो। तीसरा आप ये बताओ कोई कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है क्या? अगर है तो क्या 75% से ज्यादा सिक्योर क्रेडिटर ने उसको अप्रूव किया है? तभी जाके कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताना। पर सर अगर सीडीआर के बारे में बता रहे हो ना तो आपको 5 चीजें और बतानी पड़ेगी। कौन कौन सी 5 चीजें सर? सबसे पहले बताना आपने क्या वैल्यूएशन करवाया है आपकी कंपनी के सारे असेट्स का, अगर हाँ तो वैल्यूएशन रिपोर्ट दे देना। उसके बाद सर आप ये बताना हाउ व्हाट सेफगार्ड्स आर यू टेकिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर सिक्योर क्रेडिटर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर। बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या सेफगार्ड्स ले रहे हो, आपको ये भी बताना पड़ेगा। सर क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या सेफगार्ड्स ले रहे हो। तीसरा सर सीडीआर के कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, किसने? आरबीआई ने। क्या वो गाइडलाइंस का आप कंप्लायंस कर रहे हो? आपको वो बताना पड़ेगा, क्या आप गाइडलाइंस का कंप्लायंस कर रहे हो। चौथा ऑडिटर्स को ये बताना पड़ेगा कि एक बार हम सीडीआर कर लेना तो हमारी कंपनी जो है वो लिक्विडिटी टेस्ट पास कर जाएगी। कौन सा टेस्ट पास कर जाएगी? लिक्विडिटी टेस्ट पास कर जाएगी। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सर आपको एक क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देना पड़ेगा फॉर्म CAA 1 में। ये 5 चीजें आपको कहां पे देनी पड़ेगी सर? ये 5 चीजें आपको देना पड़ेगा, ये 5 चीजें आपको देनी पड़ेगी सीडीआर से रिलेटेड। ये सर 3 चीजें क्या है? मटेरियल फैक्ट्स, रिडक्शन और सीडीआर। ये तीनों चीजें आप कब दे रहे हो? जब आप ट्राइब्यूनल के पास स्कीम लेके जा रहे हो अप्रूवल के लिए। ट्राइब्यूनल के पास क्या लेके जा रहे हो? स्कीम अप्रूवल के लिए। तो सर उसके बेसिस पे ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया कि क्रेडिटर्स और मेंबर्स का मीटिंग बुलाया जाए। कंपनी क्या करेगी? क्रेडिटर्स या मेंबर्स का मीटिंग बुलाने के लिए, क्रेडिटर्स या मेंबर्स का मीटिंग बुलाने के लिए उनको नोटिस भेजेगी। सर ये जो नोटिस आप भेजोगे ना, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ये जो नोटिस आप भेजोगे ना, ये नोटिस आप इंडिविजुअली भेजोगे और कौन से एड्रेस पे भेजोगे सर? जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पे भेजोगे, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पे भेजोगे। उसके साथ साथ ये नोटिस को आप वेबसाइट पे भी डाल दोगे और उसके साथ साथ सर आपने वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा ये वाले न्यूज़पेपर, ये वाले नोटिस को। अब सर उसके बाद क्रेडिटर और शेयर होल्डर का मीटिंग शुरू होगा। सर जब आप ये नोटिस भेज रहे हो ना, नोटिस के साथ इनको भी तो डिटेल बताओ। आप बताओ स्कीम क्या है, आप बताओ स्कीम का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट किस पे? शेयर होल्डर पे क्या इफेक्ट है, की मैनेजरल पर्सन पे क्या है, डायरेक्टर्स पे क्या इफेक्ट है, और आप इनको भी वैल्यूएशन रिपोर्ट दो ताकि इनको भी समझ आए कि स्कीम क्या है। उसके बाद सर आपने वेबसाइट पे तो डाला ही डाला, उसके साथ साथ आपको ना सेबी के वेबसाइट पे भी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी डलवाना पड़ेगा और 2 न्यूज़पेपर में भी छपवाना पड़ेगा। क्या सर? ये जो नोटिस आपने क्रेडिटर और मेंबर को भेजा है ये सब आपको करना पड़ेगा सर, ताकि चिल्ला चिल्ला के आप सबको स्कीम बता दो कि नोट भैया हम लोग अप्रूवल लेने वाले हैं, तुम लोग अपने आप को
किसी भी तरीके से मीटिंग में पहुंचा लेना। फिर सर उसके बाद नोटिस में आप बोलोगे कि क्रेडिटर्स और मेंबर्स जो है ना वो वोट कर सकते हैं, वोट पर्सन में भी कर सकते हैं या फिर प्रॉक्सी से भी कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो पोस्टल बैलेट के भी थ्रू कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट के थ्रू जब करेंगे तो 1 महीने के अंदर वोट करेंगे। इस तरीके की बातें आप बताओगे। उसके बाद आप ये भी बताओगे कोई शेयर होल्डर अगर ऑब्जेक्शन करना चाहे तो ऑब्जेक्शन कर सकता है, पर शेयर होल्डर के पास 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, या फिर क्रेडिटर के पास 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट होना चाहिए। मिनिमम इतना होएगा तभी होशियारी मारना, वरना होशियारी मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मेरी बात सुनो ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर आप लोगों का मीटिंग होगा और मीटिंग में अप्रूवल मिलेगा। सर अप्रूवल कैसे मिलेगा? अप्रूवल मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का हैविंग 3/4 इन वैल्यू, मेजॉरिटी नंबर्स हैविंग 3/4 इन वैल्यू, इतने का अप्रूवल मिलेगा। पर सर ये ना आप लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग देखोगे, मतलब जो लोग मीटिंग में आए हैं और जो वोट कर रहे हैं उसका मेजॉरिटी जो 3/4 इन वैल्यू होल्ड करते हैं उनका अगर अप्रूवल मिल गया तो आप उसके बाद चले जाओगे सर क्रेडिटर के अप्रूवल के बाद वापस चले जाओगे ट्राइब्यूनल के पास कि ट्राइब्यूनल देख मैं आ गया, मेरे को अप्रूवल लेके आ गया, तू भी जरा अप्रूव कर दे। लेकिन ट्राइब्यूनल बोलेगा रुको जरा, सबर करो, आपको ना 2 चीजें और करनी है। ट्राइब्यूनल बोलेगा पहली चीज क्या, रिप्रेजेंटेशन भेजो आप किसको, आप नोटिस भेजो किसको, नोटिस भेजो सीजी को, आरओसी को, सेबी को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, और ये सारे अथॉरिटीज को नोटिस भेजो और बोलो तुमको अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देना है ना तो 30 डेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन दो। अब तुमने 30 डेज के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो हम ये मान लेंगे कि तुम्हारा कोई कहना नहीं था, तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद सर दूसरा आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट है कि ये जो हम स्कीम कर रहे हैं ना कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो सेक्शन 133 के हिसाब से होगा, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। ऐसा एक स्टेटमेंट ऑडिटर को बना के देना पड़ेगा। सर ऐसा एक स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को बना के देना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो सर? हाँ सर, ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा स्कीम हो गया। अब सर इसके बाद स्कीम के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं। अप्रूवल मिल गया, रिप्रेजेंटेशन आ गया, और सर उसके बाद ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे रहा है ना तो अपने ऑर्डर में 5 चीजें लिखेगा। ट्राइब्यूनल कितनी चीजें लिखेगा बताओ? 5 चीजें। कौन सी 5 चीजें सर? सबसे पहला, स्कीम में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्जन हो रहा है तो आप ये बताओगे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अरियर्स ऑफ डिविडेंड क्या है, अरियर्स ऑफ डिविडेंड उसका पेमेंट कैसे होगा आप वो बताओगे, कैश में होगा कि इक्विवेलेंट इक्विटी शेयर्स में होगा। दूसरा आपको बताना पड़ेगा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्लास ऑफ एनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं सर। तीसरा, अगर आपका वेरिएशन ऑफ राइट्स हो रहा है ना तो आप सेक्शन 48 का भी इफेक्ट देखोगे अगर आपका वेरिएशन ऑफ राइट्स हो रहा है। चौथा, अगर क्रेडिटर ने स्कीम को अप्रूव किया है ना तो फिर बीआईएफआर के सामने सारे प्रोसीडिंग्स अबेट हो जाएंगे बीआईएफआर के सामने। और पांचवा, अगर किसी को आपको कोई और मैटर जैसे कि एग्जिट ऑफर वगैरह लिखना है तो ये 5 चीजें भी लिख सकते हो। सर द वर्ड यूज दिस शैल, ये वाली चीजें आपको अपने ऑर्डर में लिखना ही पड़ेगा। पहला प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा वेरिएशन, चौथा बीआईएफआर और पांचवा एग्जिट ऑफर। ये सारी चीजें आपको कहां पे लिखनी पड़ेगी सर? आपको अपने ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। पर सर मैंने आपको क्या कहा, ट्राइब्यूनल जो है इस चीज को अप्रूव तब तक नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा ट्राइब्यूनल इसको अप्रूव, जब तक आप एक अकाउंट ऑडिटर का सर्टिफिकेट नहीं दे देते। ऑडिटर का सर्टिफिकेट क्या कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो लॉ के हिसाब से है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लॉ के हिसाब से है, सेक्शन 133 के हिसाब से है। उसके बाद सर छोटी छोटी बातें, ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आया ना 30 दिन के अंदर आरओसी के पास लेके चले जाना। अब सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू में यही आएगा। क्या आएगा सर? अगर आपका क्रेडिटर, अगर आपका आरओसी चाहे ना, ट्राइब्यूनल चाहे ना तो क्रेडिटर का मीटिंग डिस्पेंस कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। सिर्फ क्रेडिटर का मीटिंग डिस्पेंस कर सकता है अगर 90% इन वैल्यू से ज्यादा क्रेडिटर ने क्या किया, उन्होंने आपको कंफर्मेशन दे दिया बाय वे ऑफ एफिडेविट। उसके बाद मैंने क्या कहा सर अगर बाईबैक हो रहा है तो सेक्शन 68 का ध्यान रख लेना, और स्कीम में टेक ओवर ऑफर हो सकता है, स्कीम में टेक ओवर ऑफर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर मैंने क्या बोला, अगर कोई भी अग्रीव पार्टी है ना, किसी को अगर स्कीम नहीं जमा तो अग्रीव पार्टी किसके पास जाएगा सर? ट्राइब्यूनल के पास अपील लेकर के जाएगा। और सर अगर ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया है उसके वजह से रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हो रहा है ना तो सेक्शन 66 अप्लाई नहीं होगा। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे सर, बट ओवरऑल आपको स्कीम समझ आ गया होगा। सर 230 का स्कीम के बाद एक बार ट्राइब्यूनल ने आपका स्कीम अप्रूव कर दिया ना, उसके बाद 231 पावर देता है कि ट्राइब्यूनल अगर चाहे तो स्कीम को सुपरवाइज भी करेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करेगा, और अगर इंप्लीमेंटेशन के लिए उसको लगता है कुछ मॉडिफिकेशन करना है, क्या करना है? मॉडिफिकेशन करना है, तो वो नेसेसरी मॉडिफिकेशन भी करेगा, वो नेसेसरी मॉडिफिकेशन भी करेगा। सर सुपरवाइज भी करेगा, मॉडिफिकेशन भी करेगा। फिर भी अगर उसके बाद भी ट्राइब्यूनल को अगर एक पॉइंट पे लगा कि ये जो स्कीम है ना इसका इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, मॉडिफिकेशन कर लो या मत करो उसका पॉसिबल ही नहीं है इंप्लीमेंटेशन, एंड कंपनी इज अनेबल टू रीपे इट्स डेट्स, कंपनी अपने पैसे नहीं चुका पा रही है, तो सर ट्राइब्यूनल आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर कर देगा। कौन से सेक्शन में? सर 273 में आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर कर देगा ट्राइब्यूनल। और यही होगा सर, यही अच्छा है आपके लिए कि तुम तो डूब मरो, मतलब वाइंड अप हो जाओ, ऐसा कंपनी को ऑर्डर मिल जाएगा सर। सर 232 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो क्या कहता है सर,
सर 232 ये कहता है कि जब ट्राइब्यूनल के पास 230 में कोई स्कीम आया ना और वो स्कीम पढ़ने के बाद ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड हो गया है कि दो चीजें हो रही है सर। सबसे पहला, ये जो स्कीम है ना, ये रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, मर्जर या अमेलगमेशन की बात कर रहा है, और इस रिकंस्ट्रक्शन की वजह से कंपनी की कोई अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी या लाइबिलिटी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर हो रही है। क्या? अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी। अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी, अगर ये दोनों चीजों को लेकर के ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाए ना, तो ट्राइब्यूनल सबसे पहले तो क्रेडिटर या शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाएगा और सेक्शन 230 सबसेक्शन 3 से लेकर के 230 सबसेक्शन 6 तक एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब मीटिंग के लिए नोटिस भेजना, मीटिंग में आना, ऑब्जेक्शन रेज करना और फलाना फलाना सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी। पर उसके आगे का क्या सर? उसके बाद सुनो ना, लॉ ने क्या कहा सर, जब आप अपने क्रेडिटर और शेयर होल्डर को नोटिस भेज रहे हो ना, तो नोटिस में आपको कुछ एडिशनल चीजें बतानी पड़ेगी। क्या एडिशनल चीजें बतानी पड़ेगी सर? सबसे पहला आपको बताना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशंस। जो आप स्कीम कर रहे हो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जो बोर्ड ने अडॉप्ट कर लिया है, जो बोर्ड ने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है। दूसरा आप ये बताओगे जो स्कीम हो रहा है इसका इफेक्ट क्या होगा शेयर होल्डर्स पे, की मैनेजरल पर्सन पे और डायरेक्टर्स पे, सब पे इफेक्ट बताना। उसके बाद सर आपका जो वैल्यूएशन करवा रखा है वो वैल्यूएशन भी दे देना। उसके बाद सर मेरी बात ध्यान से सुनना, सप्लीमेंट्री अकाउंट्स देने पड़ सकते हैं। अगर जिस दिन आपका मीटिंग है ना क्रेडिटर या शेयर होल्डर का, उस दिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप रख रहे हो वो 6 महीने से ज्यादा पुराना है ना, तो आपको क्या देना पड़ेगा? सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या कहा मैंने? जिस दिन आप ये मीटिंग कर रहे हो ना, उस दिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सामने रख रहे हो वो 6 महीने से ज्यादा पुराना है, तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और लास्ट में सर आपको यह बताना पड़ेगा कि जो ड्राफ्ट टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो आपने आरओसी के पास फाइल कर दिया है, जिसको मैं क्या कहता हूं? तेवर। तो सर तेवर, आपको ये 5 चीजें और तेवर दिखाने पड़ेंगे जब आप नोटिस भेज रहे हो क्रेडिटर और शेयर होल्डर को। उसके बाद से क्रेडिटर शेयर होल्डर है, अप्रूव कर दिए। अप्रूवल के बाद आप वापस ट्राइब्यूनल के पास चलेगा कि ट्राइब्यूनल देखो क्रेडिटर और शेयर होल्डर जिसका भी अप्रूवल चाहिए था वो मिल गया। क्या अब से ट्राइब्यूनल अपना फाइनल ऑर्डर देगा और इस बार ऑर्डर में वो 5 चीजें वो नहीं लिखेगा जो उसमें लिखा था, इस बार अलग अलग बातें लिखेगा सर। इस बार बहुत सारी बातें लिखेगा। कौन सी सारी बातें लिखेगा सर? सबसे पहले तो ये बताएगा डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है। डेट ऑफ ट्रांसफर मतलब ये जो आपका मर्जर अमेलगमेशन हो रहा है ये इफेक्टिव कब से होगा। तो सर डेट जो है वो पार्टीज आपस में डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन पार्टीज को जरूरत नहीं पड़ेगी डिसाइड करने की अगर ट्राइब्यूनल ने डिसाइड कर लिया तो। दूसरा सर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएगा। इंस्ट्रूमेंट यानी कि शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर, तो वो बताएगा इंस्ट्रूमेंट कब इशू करना है और किसको इशू करना है। पर सर एक बात समझो, कभी भी किसी स्कीम ऑफ मर्जर और अमेलगमेशन की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स होल्ड कर रही है। अगर ऐसा होगा तो उसके खुद के शेयर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आप बताओगे कौन सी सिक्योरिटीज इशू करने हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट अलॉट करने हैं, पर आप अपने खुद के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। तीसरा सर आपको बताना पड़ेगा कि जो लीगल प्रोसीडिंग है ना वो वैसे ही का वैसा कंटिन्यू होगा अगेंस्ट ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी पे जो लीगल प्रोसीडिंग था वो ट्रांसफरी कंपनी पे कंटिन्यू होगा। सर उसके बाद आप बताओगे कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाएगा विदाउट वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन हो जाएगा विदाउट वाइंडिंग अप। और सर उसके बाद आप ना डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, डिसेंटिंग शेयर होल्डर यानी कि जो नाराज फूफा है उनके लिए भी एग्जिट ऑफर बना के दोगे। उसके बाद सर आपके कुछ नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर भी होंगे। नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर को एफडीआई फेमा नॉर्म्स के हिसाब से इशू होगा, ये आप अपने ऑर्डर में लिखोगे ट्राइब्यूनल। उसके बाद सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक लिस्टेड कंपनी है वो एक अनलिस्टेड कंपनी उसको अक्वायर कर रहा है या मर्जर हो रहा है? कैन इट हैपन दैट अ लिस्टेड कंपनी इज गेटिंग मर्ज्ड इनटू अ अनलिस्टेड कंपनी, और कैन आई से दैट द ट्रांसफरर कंपनी इज लिस्टेड एंड द ट्रांसफरी कंपनी इज अनलिस्टेड? हां सर बिल्कुल हो सकता है। उस केस में ट्रांसफरी कंपनी क्या हो जाएगा सर? उस केस में ट्रांसफरी कंपनी विल कंटिन्यू टू बी अनलिस्टेड अंटिल इट गेट्स लिस्टेड, जब तक वो खुद से लिस्टेड नहीं हो जाता। और दूसरा सर ट्रांसफरी कंपनी को ना, ट्रांसफरर कंपनी के डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा। कितना एग्जिट ऑप्शन दोगे सर? आप एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला के हिसाब से प्राइस निकालोगे। प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला जो सेबी रेगुलेशन में है उसके हिसाब से प्राइस निकालोगे। उसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑथराइज शेयर कैपिटल का भी सेट ऑफ मिल जाता है। किसका ऑथराइज शेयर कैपिटल सर? जो ट्रांसफरर कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है ना उसका सेट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी को मिल जाता है। एंड सच अदर कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर जो उसको ठीक लगे। ये सारे ऑर्डर्स कौन पास करेगा सर? ये ट्राइब्यूनल देगा। ट्राइब्यूनल कब देगा सर? जब वो फाइनली ऑर्डर पास कर रहे हैं 232 को ध्यान रखते हुए। सर क्लास में हमने प्रैक्टिकली ट्राइब्यूनल्स के ऑर्डर देखे और ये सारी चीजें लिखी होती है सर, पर मैंने आपको अपॉइंटेड डेट और इफेक्टिव डेट भी समझाया था। अब सर उसके बाद एक और पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि सर ऑर्डर में ना अपॉइंटेड डेट भी लिखा जाएगा और इफेक्टिव डेट भी लिखा जाएगा। बेसिकली सर ये दोनों डेट सेम होता है, पर ये वो डेट होता है जिस दिन से आपका स्कीम जो है ना एक्चुअल में इफेक्टिव हो जाएगा। ये वो डेट है जिस दिन आप सारी अकाउंटिंग एंट्री वगैरह पास करते हो। पर सर ये कोई भी ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर नहीं देगा जब तक सर आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो सेक्शन 183 के हिसाब से आप ऐसा कंफर्म नहीं कर देते। जब तक आप ऐसा कंफर्म नहीं कर देते। अब सर कुछ और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है कि सर अगर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि प्रॉपर्टी जो है वो फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगी ना, तो प्रॉपर्टी फिर फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगी। भाई ने बोला बापू दिखते हैं तो दिखते हैं,
क्या कहा सर मैंने? अगर ट्राइब्यूनल स्कीम में यह प्रपोज था कि प्रॉपर्टी फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगी, और अगर ट्राइब्यूनल ने अप्रूव कर दिया ना, तो फिर प्रॉपर्टी जो है फ्री ऑफ चार्ज ही ट्रांसफर होगी। उसके बाद सर जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आएगा बेटा, उसको जाकर के आरओसी को जमा करवा देना। किसको जमा करवा देना? आरओसी के पास जमा करवा देना। अब सर बात यहां खत्म नहीं होती है, एक बात यहां शुरू भी होती है कि सर जब आपका कोई कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का स्कीम अप्रूव हो गया है, जब आपका सी एंड ए का कोई स्कीम अप्रूव हो गया है, तो सर मान लो अगर स्कीम 1 साल से लंबा है, तो आपको हर साल के खत्म होने पे, हर साल के खत्म होने पे आपको क्या भेजना पड़ेगा? एक सीए का या सीएस का सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा कि स्कीम का कंप्लायंस हो रहा है। ऐसा आपको सर्टिफिकेट हर साल के खत्म होने पे भेजना पड़ेगा, जब तक आपका स्कीम का इंप्लीमेंटेशन चल रहा है। ठीक है सर। सर एक बार रुक करके मेरे को ये रिवीजन आपको कैसा लग रहा है जरा बताओ ना दोस्तों। ये रिवीजन में हम लोग वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रहे, पर क्या ये रिवीजन से आपका रिटेंशन बढ़ रहा है? क्या ये रिवीजन से आपको चीजें याद रह रही है? मेरे को जरा कमेंट पे बताओ, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दीज काइंड ऑफ रिविजन आर हेल्पिंग यू और द पास्ट रिविजन। सो इट विल जस्ट टेक अ मैटर ऑफ, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 minute फॉर यू, बट डू गो टू द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो योर जेन्युइन फीडबैक, बिकॉज दिस रिविजन टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। दिस इज नॉट इजी। इनफैक्ट बुक से पढ़ना ज्यादा आसान है, पर इसमें तो फिर भी बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। तो मेरी बात सुनो सर, क्या आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। उसके बाद सर 232 हो गया। अपनी बात सुनो आगे की सर। 233 क्या कहते हैं? 233 ये कहते हैं, बहुत अच्छा है सर, 233 कहते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर। सर ये फास्ट ट्रैक मर्जर ना हर किसी के नसीब में नहीं है, ये सर स्मॉल कंपनी के नसीब में है। उसके अलावा सर होल्डिंग और होल्डी ओन सब्सिडरी के कंपनी के नसीब में है, और उसके अलावा सर दो स्टार्टअप अगर मर्ज होना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये फास्ट ट्रैक मर्जर है। इनफैक्ट अगर एक स्मॉल कंपनी और एक स्टार्टअप भी मर्ज होना चाहते हैं ना, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा फास्ट ट्रैक मर्जर का। फास्ट ट्रैक मर्जर मतलब सर एज द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स देयर इज अ शॉर्टकट। सर यहाँ पे शॉर्टकट क्या है? अगर इस तरह की कंपनी मर्जर करना चाहती है ना, आप 232 के रास्ते जाने की जगह 233 के रास्ते आ सकते हो। 233 के रास्ते में क्या है सर? ये जो दोनों ट्रांसफरर कंपनी और जो ट्रांसफरी कंपनी है, ये दोनों कंपनी क्या करेंगे सर? ये दोनों कंपनी जाएंगे किसके पास? ये दोनों कंपनी सबसे पहले जाएंगे आरओसी के पास, और फिर जाएंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास। आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर या कोई भी पर्सन जो ये स्कीम से अफेक्ट होने वाला है, और उनको बोलेंगे तुमको कोई अगर ऑब्जेक्शन या सजेशन है ना, तो तुम ऑब्जेक्शन या सजेशन दे दो हमको 30 डेज के अंदर। उसके बाद सर जब ये ऑब्जेक्शन और सजेशन आएगा, तुम लोग सबसे पहले बनाना डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, और ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी लेके आप शेयर होल्डर और क्रेडिटर के पास चले जाना अप्रूवल के लिए। सर शेयर होल्डर में आपको 9/10 वैल्यू का अप्रूवल लगेगा, 9/10 वैल्यू का अप्रूवल लगेगा, और 9 नहीं 90% ऑफ टोटल शेयर्स लिखा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। यहाँ पे शेयर होल्डर में लिखा था 90% ऑफ टोटल शेयर्स का आपको अप्रूवल लगेगा, 90% ऑफ टोटल शेयर्स का आपको अप्रूवल लगेगा। पर क्रेडिटर की बात करें तो लॉ कहता है बेटा 21 डेज का नोटिस दे देना, उसके बाद तो अप्रूवल राइटिंग में भी ले सकता है या मीटिंग में भी ले सकता है। मीटिंग में अगर ले रहा है ना, तो हमको 9/10 वैल्यू का अप्रूवल चाहिए, पर यहाँ पे हमको डुअल अप्रूवल चाहिए, यहाँ पे मेजोरिटी भी चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए हमको? मेजोरिटी बंदा भी चाहिए। तो सर हमने यहाँ पे क्या बोला? डुअल अप्रूवल, मतलब 9/10 वैल्यू भी चाहिए और मेजोरिटी भी चाहिए। क्या कर रहे हो रे तुम लोग? स्पैम कर रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। सेटर कॉमर्स, वेरी गुड। हाइड यूजर फ्रॉम दिस चैनल। चलो वेरी गुड, करो। सर मैंने क्या कहा? मजा आया स्पैम करके बेटा? मजा आया? वाह वाह वाह, क्या स्पैम किया? वाह 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 वाह। सर लगता है तुमको ऐसे मैं रिप्लाई करूंगा तुम लोग मेरा फ्लो तोड़ोगे? तो ऐसा थोड़ी होता है दोस्त, पागल हो क्या? दोस्त सुनो ना, दोस्त सुनो ना, क्या कहते हैं सर? मैंने क्या कहा? यहाँ पे क्रेडिटर का डुअल मेजोरिटी, डुअल अप्रूवल है, मेजोरिटी नंबर भी चाहिए हमको और 9/10 वैल्यू भी चाहिए। ये क्या हो गया सर? ये बेसिक एक अप्रूवल हो गया, और ये सारा अप्रूवल ना ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी दोनों भी ले रहे हैं, भी ले रहे हैं। पर सर इसके बाद आगे के जो स्टेप है ना, वो सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी करेगी, मतलब जो कंपनी बन रही है वो करेगी। क्या करेगी सर? अब तुम्हारा जब एक बार स्कीम का कंसिडर तुमने जब ना, जब ये सारे ऑब्जेक्शन सजेशन मंगवाए, उसको कंसिडर किए, और कंसिडर करने के बाद शेयर होल्डर और क्रेडिटर का अप्रूवल लिया, उसके बाद तुम आगे वापस से चले जाओगे आरओसी के पास, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर ये जिस दिन तुम गए ना, उस दिन से एक टाइमलाइन शुरू होगी। सर अब आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास 30 डेज का टाइम है। ये 30 डेज के अंदर अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ, सीजी को बोल दो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और सीजी आगे क्या करेगा? स्कीम को रजिस्टर कर लेगा। पर सर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन है तो आप सीजी को बताओ। अब सर जब आपने सीजी को बताया ऑब्जेक्शन है, तो ऐसा हो सकता है सीजी के ओपिनियन में लगा नहीं नहीं कोई कोई बात ही नहीं है, बकवास कर रहे हैं आरओसी और ओएल, तो वो क्या करेगा? सीजी ऑर्डर करेगा कि रजिस्टर कर लो। सीजी को लगेगा हाँ भैया पब्लिक इंटरेस्ट में ना ये हमको मर्जर करना नहीं चाहिए, तो फिर वो नहीं, उसको लगेगा कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड दैट दिस केस शुड गो अंडर फास्ट ट्रैक मर्जर। तो सीजी क्या करेगा? केस को रेफर करेगा 232 में ट्राइब्यूनल को, कि ट्राइब्यूनल अगर तेरे को देखना है ना, तो तू ये वाला केस देख ले। और ट्राइब्यूनल को अगर रेफर करोगे ना, ट्राइब्यूनल के पास ऑप्शनल है,
केस लेना। अगर ट्राइब्यूनल चाहे तो ट्राइब्यूनल ये केस ले सकता है, पर उसको साथ में रीजंस भी बताना पड़ेगा कि मैं क्यों ये केस को एक्सेप्ट कर रहा हूं। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंस इफ इट गेट्स रजिस्टर्ड, यदि स्कीम रजिस्टर्ड हो जाता है तो क्या होगा सर, तो फिर कंपनी को जाकर के ना, कंपनी को जाके आरओसी को बताना पड़ेगा। कौन से वाले आरओसी को सर, ट्रांसफरी कंपनी के आरओसी को बताना पड़ेगा कि वो क्या हो गया, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, तो तू भी जरा इसको रजिस्टर कर ले। सर ये जब रजिस्टर कर लेगा ना, उसके बाद दो जन को जाके बोलेगा, एक तो आरओसी ट्रांसफरर कंपनी को बताएगा, ओए ओए चल ट्रांसफरर निकल, तेरी कंपनी का कोई इज्जत ही बचा नहीं है। और दूसरा सर जो ट्रांसफरर कंपनी है ना, उसका डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप। मतलब सर, मतलब क्या डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, मतलब क्या असेट वसेट बेचे नहीं, फिर भी तुम्हारी कंपनी का क्या हो गया, वाइंडिंग अप हो गया। मेरी बात समझे क्या सर, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जब आपका आरओसी, आपका अगर ट्राइब्यूनल इन्वॉल्व नहीं होता, आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मैनेज कर रहे होते हैं। तो उसके बाद मैंने क्या कहा सर जब एक बार आपका स्कीम रजिस्टर हो जाता है ना, उसका इफेक्ट क्या होता है सर, उसका इफेक्ट ये होता है, सबसे पहला जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है ना, डिसेंटिंग शेयर होल्डर जो नाराज लोग हैं, उनको एग्जिट ऑफर देगा ट्रांसफरी कंपनी। जो फाइनल कंपनी है वो एग्जिट ऑफर देगा। दूसरा सर मेरी बात सुनो ना, पहला तो क्या हो गया, एग्जिट ऑफर देगा कौन, ट्रांसफरी कंपनी। उसके बाद क्या होगा सर, आपके जितने भी चार्जेस थे ना, वो चार्जेस अभी ट्रांसफरी कंपनी के असेट्स पे चार्ज कंटिन्यू होंगे। ऐसा नहीं कि चार्ज फ्री हो जाएगा, चार्जेस कंटिन्यू होंगे। सिमिलरली सर आपके लीगल प्रोसीडिंग्स भी कंटिन्यू होंगे, और सर मेरी बात ध्यान से सुनो सर, जो भी आपके प्रॉपर्टीज और लाइबिलिटीज है ना, वो ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी को। ट्रांसफर ही कंपनी को, मतलब प्रॉपर्टी जाएगा बेटा, प्रॉपर्टी के साथ चार्ज भी जाएगा और लीगल प्रोसीडिंग भी जाएगा, और डिसेंडिंग शेयर होल्डर को जो है ट्रांसफरी कंपनी एग्जिट ऑप्शन देगा। सर ये क्या हो गया, ये इफेक्ट हो गया जब आपका स्कीम जो है रजिस्टर हो जाता है। उसके साथ साथ सर और भी छोटी छोटी चीजें ये ध्यान रखना कि सर ये रजिस्ट्रेशन की वजह से ना, कभी भी आप अपने ओन नेम पे शेयर होल्ड नहीं कर सकते। एक कंपनी, अरे कैसे कर सकते हो यार, खुद का शेयर खुद होल्ड कर सकते हो क्या, खुद का खुद पकड़ सकते हो कि तुम कैसे शेयर होल्ड करोगे अपना, यू कैन नॉट होल्ड योर ओन शेयर्स। दूसरा सर मैंने क्या कहा, दूसरा सर ऑथराइज शेयर कैपिटल का ना सेट ऑफ मिल जाएगा। अगर ट्रांसफरर कंपनी का कोई ऑथराइज शेयर कैपिटल था, उसका सेट ऑफ किसको मिल जाएगा, ट्रांसफरी कंपनी को मिल जाएगा। और सर लास्ट पॉइंट ये है कि सेक्शन 232(3) जो है ना, वो ऑप्शनल इन नेचर है। अगर दो स्मॉल कंपनी का मर्जर हो रहा है, तो दो स्मॉल कंपनी 232 में भी जा सकते हैं। कहां पे जा सकते हैं सर, 232 में भी जा सकते हैं। ठीक है। अब सर उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं सर, कि 232 वाला जो आपका इसके बाद हमने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन भी किया था क्लास में, वो आप लोगों ने एक बार देख लेना है, स्मॉल कंपनी का क्या डेफिनेशन था। सर 233 के बाद 234 हमने किया। लोकेश कह रहे हैं सर बाकी रिवीजन वीडियो, बेटा बाकी रिवीजन वीडियो एक साल पहले जब आपने सीए फाइनल सोचा भी नहीं था ना, तब से डला हुआ है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा, वो देख सकते हैं, मेरी शक्ल बदली है बस। उसके अलावा रिवीजन वीडियो का कंटेंट तो वो भी दमदार था, ये भी दमदार है, तो जरा उसको भी देख लो। मेरे नया वाला सुर में गाने से अलग थोड़ी हो जाएगा, ये तो मैं नया तरीका अपना रहा हूं करके मैं आपको बोल रहा हूं, ये वाला देख लो। पर सर मेरी बात सुनो ना, 234 क्या कहता है सर, 234 तो बेहद आसान है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है सर। अगर एक इंडिया वाली कंपनी है और एक फॉरेन कंपनी है, सर फॉरेन कंपनी मतलब क्या, फॉरेन कंपनी मतलब क्या, वो 242 वाली फॉरेन कंपनी ना जी ना। फॉरेन कंपनी मतलब एक कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। कौन से कंट्री में सर, वो जुरिस्डिक्शन में जो सीजी ने नोटिफाई किया है। क्या कहा मैंने, एक कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, कौन से जुरिस्डिक्शन में सर, वो जुरिस्डिक्शन में जो सीजी ने नोटिफाई कर रखा है, तो वो फॉरेन कंपनी हो गई। सर इन दोनों का अगर मेल मिलन होगा ना, अगर तुमको बाहर वाले के साथ मेल मिलन कर रहे हो ना, तो दो तरह का मर्जर होता है, एक इनबाउंड मर्जर और एक आउटबाउंड मर्जर। इस तरह का मर्जर अगर हो रहा है ना सर, पूरा मर्जर वाला प्रोविजन म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होगा। मतलब जो भी तुमने पहले किया वो पूरा करना पड़ेगा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस करना पड़ेगा। बस दो चीज एक्स्ट्रा है, एक तो आपको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फेमा आएगा तो आरबीआई आ जाएगा। और दूसरा सर आपको क्या करना पड़ेगा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना स्कीम के, उसमें आपको यह बताना पड़ेगा कि जो कंसिडरेशन है, जो पैसा है वो कैसे पे होगा, कैश में कितना पे होगा, डिपॉजिटरी रिसीट्स में कितना पे होगा, और पार्टली कैश में पार्टली डिपॉजिटरी रिसीट्स में कितना पे होगा, ये आपको पहले से बता के रखना है। अगर एक कंपनी का फॉरेन कंपनी के साथ, मैं वापस से रिपीट कर दूं सर, यहां पे जो वर्ड लिखा है फॉरेन कंपनी, इट डज नॉट मीन फॉरेन कंपनी अंडर 242, इट मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इन अ जुरिस्डिक्शन विच इज नोटिफाइड बाय सीजी। सर अगर मैं पूछूं क्या पाकिस्तान वो जुरिस्डिक्शन होगा, नेचुरली नहीं होगा। तो कोई भी जुरिस्डिक्शन जो सीजी ने नोटिफाई कर रखा है, उसके साथ अगर मेल मिलाप कर रहे हो ना, तो ये वाला आपको कंडीशन लगेगा। उसके बाद सर आ जाओ 235 और 236। सर जितना ये ट्रिकी सेक्शन है ना, उतना ही स्मूथली मैं आपको एक बार रिवीजन करवाऊंगा। प्लीज जब ऑडियो वीडियो सुन रहे हो तो ये ध्यान रखना कि रिवीजन वीडियो है। कॉन्सेप्ट पढ़ने में हमने क्लास में सर 2.5 घंटे लगाए थे, ये दो सेक्शन के, एक दिन पढ़ा था, अगले दिन पूरा फिर से समझा था। अब सर 235 क्या कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर
कोई अगर एक कोई ट्रांसफरर कंपनी है, क्या कंपनी है? ट्रांसफरर कंपनी है और एक ट्रांसफरी कंपनी है। इसमें मैंने एग्जांपल आपको पूरा अडानी एनडीटीवी का केस लॉ समझा के मैंने फिर उसके बाद आपको अडानी और एनडीटीवी का ही केस लिया था। सर अगर एक ट्रांसफरर कंपनी है और एक ट्रांसफरी कंपनी है तो सर क्या हुआ, अगर ट्रांसफरी कंपनी ने कोई स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किया और सर ट्रांसफरी कंपनी के 9/10 इन वैल्यू से ज्यादा लोगों ने उस स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया विद इन 4 मंथ्स, तो सर जब ये 4 मंथ्स खत्म हो जाएगा तो ट्रांसफरी कंपनी में ऑफर विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग शेयर होल्डर को क्या ऑफर करोगे कि हम आपके शेयर्स, वी डिजायर टू अक्वायर योर शेयर, इस तरह का आप ऑफर दे सकते हो सर। लेकिन जब ये 9/10 इन वैल्यू देख रहे हो ना, तो वो शेयर्स जो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी में ऑलरेडी होल्ड करता है या तो खुद या अपने सब्सिडरी के थ्रू, वो शेयर्स को इंक्लूड नहीं करोगे। उसके बाद 9/10 ने अगर अप्रूव कर दिया तो बाकी 10% डिसेंटिंग शेयर होल्डर के पास आप अगले 2 महीने में जा सकते हो, क्या बोल के कि हम अपने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। सर जैसे ही आप जाओगे ना, उसके अगले 1 महीने के अंदर जो आपके डिसेंटिंग शेयर होल्डर है वो या तो ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करेंगे या फिर वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। सर अगर ट्राइब्यूनल में अपील फाइल किया और अगर वो डिसमिस हो गया तो फिर गलत बात है, पर अगर ट्राइब्यूनल अगर एडमिट कर लेता है ना एप्लीकेशन, तो आपका पूरा प्रोसीजर होल्ड पे चले जाएगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी। पर सर अगर डिसमिस कर देता है या फिर आप अपील फाइल ही नहीं करते ना, तो फिर सर ये जो ऑफर दिया ना ट्रांसफरी कंपनी ने, इट विल बी एंटाइटल्ड एंड बाउंड टू अक्वायर द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। आपको हक भी हो जाएगा और आप पे जबरदस्ती भी हो जाएगा, आपको आप शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे। आप पार्टली नहीं, अगर 10% डिसेंटिंग शेयर होल्डर है तो पूरे 10% का शेयर आपको खरीदना ही पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये क्या बात हो गई सर? ये बात हो गई कि अगर आप एंटाइटल्ड बाउंड हो जाओगे तो सर खरीदने का प्रोसेस क्या होगा? सर खरीदने का प्रोसेस ये होगा कि ट्रांसफरी कंपनी बात करेगी ट्रांसफरर कंपनी से, जो बात करेगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर से। सर सबसे पहले ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को वो नोटिस भेजेगी जो उसने डिसेंटिंग शेयर होल्डर को भेजा। उसके बाद सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर साइन होगा, ट्रांसफरी कंपनी साइन करेगी और डिसेंटिंग शेयर होल्डर के बिहाफ में ट्रांसफरर कंपनी किसी को ऑथराइज करेगा, वो साइन करेगा। मतलब ये जो ट्रांसफरर कंपनी है उसको ऑथराइज किया जाएगा, वो साइन करेगा। और तीसरा क्या होगा सर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हो गया। और तीसरा क्या होगा? प्राइस का पेमेंट हो जाएगा सर, ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को प्राइस का पेमेंट कर देगी। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, जब एक बार आपका ये डील हो जाता है ना, उसके 1 महीने के अंदर जो ट्रांसफरी कंपनी है वो जाएगा अपने डिसेंटिंग शेयर होल्डर के पास और उनको बताएगा मालिक ठाकुर तो गए, मतलब आप शेयर होल्डर को बताओगे शेयर होल्डर सुनो, आपके शेयर्स जो है वो बिक गए हैं और बदले में हमको कंसिडरेशन आ गया। क्या आ गया है? कंसिडरेशन आ गया है। और सर उसके बाद अगले 60 दिन के अंदर आप क्या करोगे? वो कंसिडरेशन को डिस्पैच कर दोगे, कंसिडरेशन का पेमेंट कर दोगे जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर है। जब तक पेमेंट नहीं करते ना, तब तक ये माना जाएगा तुम उनको डिसेंटिंग शेयर होल्डर के ट्रस्ट में होल्ड कर रहे हो, मतलब उनके भरोसे पे होल्ड कर रहे हो। ये पूरा क्या था सर? ये पूरा सेक्शन 236 था, जहां पे आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर का टेक शेयर ले रहे हो, इसको हम हॉस्टाइल टेक ओवर भी कहते हैं। पर सर अब पढ़ने वाले 236, 236 क्या कहता है सर? मेरी बात ध्यान से सुनना। 236 ये कहता है कि अगर कोई अक्वायरर है जो अक्वायर करते करते 90% से ज्यादा इशूड शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेता है किसी कंपनी का, या फिर अगर कोई पर्सन है सर या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो जो क्या करता है सर, अमेल्गमेशन की वजह से या कन्वर्जन की वजह से या एक्सचेंज की वजह से या किसी भी अदर रीजन की वजह से या तो 90% ऑफ मेंबर्स बन जाता है या 90% ऑफ इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेता है, तो सर उस केस में क्या होगा? उस केस में सर ये अक्वायरर या जो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है, दे शैल मतलब मैंडेटरी ऑफर करना पड़ेगा आपको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। सर कौन से प्राइस पे खरीदना चाहते हैं? वो प्राइस जो रजिस्टर्ड वैल्यू डिसाइड करके देगा। सिमिलरली सर ये पूरे प्रोविजन को इग्नोर कर दो। लॉ ये कहता है कि अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी चाहे ना, तो सामने से अपने मेजॉरिटी शेयर होल्डर को ऑफर कर सकती है कि आप हमारे शेयर्स ले लो, और सर उस केस में कौन से प्राइस पे दोगे? रजिस्टर्ड वैल्यूअर के वैल्यूएशन वाले प्राइस पे ही दोगे। ये क्या हो गया सर? अक्वायरर और पर्सनल, ये वाला प्रोविजन हो गया अक्वायरर वाला, और ये वाला प्रोविजन हो गया पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन, ये प्रोविजन हो गया सर। उसके बाद मैंने क्या कहा, अब अगर मान लो आपने ऑफर दे दिया, तो क्या सामने वाला माइनॉरिटी शेयर होल्डर देने के लिए लायबल है? कंपलसरी है क्या? नहीं सर, देने के लिए कंपलसरी नहीं है। सामने वाला जो देना चाहता है दे सकता है, जो नहीं देगा उसके लिए 236 विल कंटिन्यू टू अप्लाई। मतलब मान लो मैंने क्लास में क्या एग्जांपल दिया था, 10% माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, 4% ने शेयर्स दे, 5% ने अपने शेयर्स दे दिए और बाकी 4% ने भी शेयर्स दे दिए, तो बचा कितना? 1%। तो वो जो 1% बचा है ना, उसके लिए 236 विल कंटिन्यू टू अप्लाई। उसके बाद सर अभी आपने बोला कि शेयर्स खरीद लेंगे, पर खरीदने का प्रोसेस क्या होगा सर? बहुत सिंपल है, वापस से वही प्रोसेस होगा सर। ये जो ट्रांसफर कंपनी है और ये जो ट्रांसफरी कंपनी है, और ये कौन है सर? ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये जो ट्रांसफरर कंपनी है ना,
हाँ नहीं सर, ये जो ट्रांसफरर कंपनी नहीं, यहाँ पे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है ना, वो माइनॉरिटी से सीधा नहीं बात करेंगे, वो कंपनी के थ्रू बात करेंगे। सर वो क्या करेंगे, कंपनी को सबसे पहले प्राइस भेजेंगे और कंपनी लेके प्राइस माइनॉरिटी शेयर होल्डर को देगी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से शेयर्स लेगी, शेयर्स लेके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को देगी। अब मेरी बात सुनो सर, मैंने क्या कहा सर, ये जो प्राइस है ना, आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करवाओगे, और ये सेपरेट बैंक अकाउंट में जो रहेगा ना सर, इसको कौन ऑपरेट करेगा, इसको ट्रांसफरर कंपनी ऑपरेट करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सर वैसे तो 60 डेज के अंदर आप पेमेंट डिस्बर्स कर दोगे, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पैसा नहीं ले पाया ना, तो वो 1 साल तक आता रहेगा और वो अपना पैसा लेके जा सकता है। पर सर अगर समझो कोई शेयर होल्डर की डेथ हो गई थी, या किसी और कोई भी और चीज हो गया था, और उसके बाद हमारे पास ना रिकॉर्ड में उसका हायर का या लीगल सक्सेशन का नाम नहीं था, तो सर वो ना अगले 3 साल तक कभी भी आकर के ये वाला डील लेके जा सकता है। मतलब क्या, वो आकर के ये वाला शेयर्स बेच करके जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सर मान लो अगर किसी शेयर होल्डर ने बोला शेयर्स बेचूंगा, लेकिन अपने फिजिकल शेयर्स डिलीवर नहीं कर रहा है, तो ट्रांसफरर कंपनी के पास हक है कि वो शेयर्स को कैंसिल कर दे, और वो कैंसिल शेयर के बदले में इन ल्यू ऑफ दोस कैंसिल शेयर्स इट कैन इशू न्यू शेयर्स, वो क्या कर सकता है, नए शेयर्स भी इशू कर सकता है। कि आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। और उसके बाद एक लास्ट प्रोविजन सर, मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अगर मान लो इतने सारे शेयर होल्डर हैं जिसमें इतने मेजॉरिटी है और इतने माइनॉरिटी है, अब सर माइनॉरिटी का जो 75% शेयर होल्डर है, अगर वो गया और कंपनी के साथ एक बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करके आ गया, या फिर एक हायर रेट नेगोशिएट करके आ गया, और उन्होंने सोचा था कि बचे हुए जो माइनॉरिटी है 25% वाले, उनको नहीं बताएंगे, तो लॉ ये बोलता है कि जो भी हायर प्राइस तुम नेगोशिएट करके आए हो ना, वो सारे के सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर में बटेगा। ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने नेगोशिएट किया सिर्फ उनमें बटेगा। क्या कहा था मैंने, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। क्या कहा था मैंने, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। सुने क्या दोस्तों? हाँ सर, ये क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा प्रोविजन हो गया माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, उसके आगे मैंने क्या कहा सर, 236 भी खत्म हो गया, 235 भी खत्म हो गया, उसके बाद 237 क्या कहते हैं सर? 237 भी एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। 237 कहता है, अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है दैट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट दैट दीज टू कंपनी शुड बी मर्ज्ड, सो इट मे बाय एन ऑर्डर मर्ज दिस टू कंपनी एंड मेक इट फॉर्म अ न्यू कंपनी। अब सर जो नया कंपनीज होगा उसमें राइट्स कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, किसका, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगा। ये पावर किसको दे रखा है सर? इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को। हमने क्लास में डिस्कस किया था एक केस लॉ, एक प्रैक्टिकल केस लॉ हमने देखा था, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह का ऑर्डर पास किया था। अब सर जब इस तरह का ऑर्डर पास होता है ना, तो क्या इंपैक्ट होगा इस ऑर्डर का? ऑर्डर का इंपैक्ट ये होगा कि कंपनी के जो लीगल प्रोसीडिंग्स है ना, जो पहले ए लिमिटेड के थे वो अब एबी लिमिटेड के नाम पे कंटिन्यू होंगे, जो पहले बी लिमिटेड के थे वो एबी लिमिटेड के नाम पे कंटिन्यू होंगे, बट लीगल प्रोसीडिंग्स जो है दे शैल कंटिन्यू एंड सच अदर इफेक्ट्स। जो भी हमको रेलेवेंट इफेक्ट लगता है वो रेलेवेंट इफेक्ट होगा। पर सर एक बात बताऊं क्या, जब ये दोनों का मर्जर हो रहा है ना, या अमेलगमेशन हो रहा है, तो यहां पे जो क्रेडिटर्स का और शेयर होल्डर्स का जो राइट था ना पहले कंपनी में, दैट राइट शुड बी सेम इन द न्यू कंपनी। If it is not same, then these people may go to the prescribed authority for compensation. किसको, किसके पास? prescribed authority for compensation। और prescribed authority सर ऑफिशियल गैजेट में ऑर्डर डाल करके आपका कॉम्पनसेशन डिसाइड करेगा। उसके बाद भी सर अगर क्रेडिटर खुश नहीं है ना उस कॉम्पनसेशन से, तो क्रेडिटर अपील लेकर के जा सकता है ट्राइब्यूनल के पास। किसके पास अपील लेके जाएगा सर? ट्राइब्यूनल के पास। और फिर ट्राइब्यूनल जो है ना फाइनली असेसमेंट करेगा कि कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए। पर इसी तरीके से सर आपको क्या होगा, आप अपना कॉम्पनसेशन निकालोगे। सर अपील जो होगा ना वो आपको 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? अरे भूल जाओगे ये प्रोविजन, ट्राइब्यूनल के पास कितने दिन के अंदर जाओगे सर? 30 दिन के अंदर जाओगे। लेकिन सर ये जो मन इच्छा वाला ऑर्डर आप पास कर रहे हो, क्या ऐसे ही ऑर्डर पास कर दोगे क्या? लॉ ने बोला वैसे तो ऐसे ही कर देंगे, लेकिन 3 कंडीशन मीट कर लेना। सबसे पहले जो भी तुम्हारा ड्राफ्ट ऑर्डर है ना, वो ड्राफ्ट ऑर्डर तुम भेजना दोनों कंपनीज को। दोनों कंपनीज को तुम क्या करना, ड्राफ्ट ऑर्डर भेजना और उनको बोलना तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्शन या सजेशन है ना, वो हमको स्पेसिफाइड पीरियड में बता दो। सर वो स्पेसिफाइड पीरियड ऐसे नहीं 2 दिन का 3 दिन का हो गया, आपको मिनिमम 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा कि 2 महीने में हमको अपना ऑब्जेक्शन बता दो। उसके बाद सर सामने वाले का ना ड्राफ्ट ऑर्डर के बेसिस पे अपील करने का पावर होता है। अगर वो अपील करने का पावर है ना, तुम वेट करो कि जब तक अपील करने का टाइम है तब तक अपील करने का टाइम नहीं निकल जाता। और तीसरा, जब एक बार आपके पास ऑब्जेक्शन या सजेशन आ गया ना, आपने उसको कंसिडर किया, उसके बाद आपको लगा नेसेसरी मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन किया, और उसके बाद आपने क्या किया, फाइनल ऑर्डर जो है पास कर दिया, और ये ऑर्डर जो है अब एप्लीकेबल हो जाएगा। ये ऑर्डर जो है अब एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब पहले तुमने उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, अपील करने का मौका दिया, और फिर ही उसके बाद ऑर्डर पास किया। सर ये जो भी ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट होशियारी में पास करता है ना, इसको आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। अरे सर समझ आ रहा है क्या? हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। सर अगर आपको समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज गाइज एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट हाउ यू आर फाइंडिंग दिस रिविजन, बिकॉज यू नो दैट योर अप्रिशिएशन इज माई मोटिवेशन। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। भगवान मेरी दुआ है जिसको भी अच्छा
अच्छा लगा ये वीडियो उनसे लाइक करवा देना, उनको मेरे तरफ से एक नंबर एक्स्ट्रा दिलवा देना एग्जाम में। भगवान मेरी दुआ है, बस दुआ है, बस बाकी भगवान की इच्छा है आगे। सर मैंने क्या कहा, 237 क्या है, गवर्नमेंट, इसको कहते हैं सर फोर्स्ड मर्जर, इसको कहते हैं फोर्स्ड मर्जर। उसके बाद सर 237 के बाद 238 पढ़ा हमने। 238 कुछ भी नहीं है सर, वो 235 से रिलेट करता है। क्या कहता है सर, 235 में अगर कोई ट्रांसफरी कंपनी है जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स लेने आए, तो सर जो भी ऑफर आया है ना, वो ऑफर और जो ऑफर आप सर्कुलेट करने वाले हो, वो ऑफर जिसको मैं सर्कुलर कहता हूं, या फिर सर जो ट्रांसफरर कंपनी के डायरेक्टर होते हैं ना, वो एक रिकमेंडेशन बनाते हैं। तो वो जो भी रिकमेंडेशन बना रहे हैं ना, ये रिकमेंडेशन तुम सर्कुलेट करने के पहले तुम जाके आरओसी के पास रजिस्टर करवाओगे, और आरओसी एक बार इसको रजिस्टर कर लेना, उसके बाद ही आप सर्कुलेट करोगे, उसके बिना सर्कुलेट नहीं करोगे। सबसे पहले तो सर इन्होंने ये कहा कि जो सर्कुलर और रिकमेंडेशन है, इट शुड बी अकंपनीड बाय स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। जो चीजें हम बताएंगे वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, आप उसमें एक स्टेटमेंट डालोगे कि जो ट्रांसफरी कंपनी आपके कंपनी के शेयर्स खरीदने वाला है, वो उसके कैश का अरेंजमेंट कैसे कर रखा है, नेसेसरी कैश कहां से लाएगा, वो आपको बताना पड़ेगा। और ये जो दोनों सर्कुलर और रिकमेंडेशन है, आरओसी के पास अप्रूवल के लिए ले जाना पड़ेगा। सर अगर आरओसी इसको अप्रूव करने से मना कर सकता है क्या? हाँ, मना कर सकता है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया ना अप्रूवल, तो क्या करोगे सर? तो गुस्से में इशू कर दोगे क्या सर्कुलर? नहीं सर, आप जाके ट्राइब्यूनल के पास जाके अपील करोगे, पर जब तक आरओसी इसको रजिस्टर नहीं कर लेता, तब तक आप इसको सर्कुलेट नहीं कर सकते। अगर आपने सर्कुलेट कर दिया ना, 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। 1 लाख रुपए की क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। सर ये क्या प्रोविजन है ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी के बारे में? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है सर? हाँ सर। उसके बाद सर बस सेक्शन खत्म हो गया आपका। 239 क्या कहता है, 240 क्या कहता है? सर 239 ये कहता है कि अगर आपका दो कंपनी का मर्जर हो रहा है, तो ये जो कंपनी डिसॉल्व हो रही है ना, उनके बुक्स एंड पेपर का क्या होगा? सर उनके बुक्स एंड पेपर को डिस्पोज करोगे, लेकिन आपको सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर सीजी का प्रायर अप्रूवल लेने जाओगे ना, तो सीजी शैल अपॉइंट एन ऑफिसर जो एग्जामिन करेगा, क्या एग्जामिन करेगा, कहीं तुमने कोई ऑफेंस तो नहीं किया है विद रिलेटेड टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को बनाने में, चलाने में, मैनेज करने में तुमने तो कोई ऑफेंस नहीं किया है। और दूसरा, अमेलगमेशन या एक्विजिशन में तुमने कोई ऑफेंस तो नहीं किया है। ये चेक करेगा, उसके बाद ही सीजी ऑर्डर करेगा बुक्स फेंक दे, और जब सीजी ऑर्डर करेगा फिर बुक्स फेंक सकते हो। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर लास्ट ये है कि अगर आपकी कंपनी का मर्जर एंड अमेलगमेशन हो भी गया ना, तो उसके पहले जो भी आपने कांड किए, जो भी आपने ऑफेंसेस किए हैं, उसके लिए द ऑफिसर्स विल स्टिल कंटिन्यू टू बी लायबल। ऐसा नहीं बोल सकते अब तो मर्जर हो गया, अब तो नई कंपनी बन गई, तो नई कंपनी के लोगों से बात कर दो ना बाबा ना, आप इसको यू विल कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर दीस काइंड ऑफ ऑफेंसेस। सर क्या आपको समझ आया क्या? अरे this is the revision that we did not open the book, but I am very much sure that we have covered each and every point of the book. अगर हमसे कुछ छूट भी गया होगा, एक आध दो लाइन, तो आप वो कर सकते हो, but I am very very sure कि अपन ने 99.99% कर लिया। ठीक है, चलो गाइस, आई रियली होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यस, डू मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द लाइक बटन। हाँ, जो मेरी क्लास के बच्चे, तुम भी इसको लाइक जरूर ठोकना, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर इसी तरह का आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेरे को बताना जरूर, वरना मेरे तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, दिस इज सी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।